स्वागत है बच्चे। आज 38 नंबर सेट में स्वागत कर रहा है और इस सेट में देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और लगातार डिस्कशन हो रहा है। आप लोग कृपया जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखिए, खूब अच्छे से उसको नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। अभी अंतिम समय है, आपको इसी समय का पढ़ा हुआ काम आएगा। देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। देखिए इनर्ट गैसेस, यानी अक्रिय तत्व की बात जब भी करेगा तो इनर्ट गैसेस का करेगा। और पिछले सेट में मैं बहुत सारी बातें इनर्ट गैसेस के विषय में कर चुका हूं कि ये देखिए ये किस वर्ग का तत्व है, तो 18वें वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व है। और क्या है बच्चे, तो ये जो गैस है इनर्ट गैसेस, इसको हम शून्य वर्ग भी बोलते हैं, शून्य वर्ग भी कहा जाता है इसको। और मैंने आपको बार बार बताया है कि इसमें क्या होता है, तो बच्चे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन और अंत में ऑर्गेनेशन, इतने तत्व हैं, ठीक है। और ये देखिए ये अक्रिय गैस है। हीलियम की परमाणु संख्या 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का, ठीक है, जेनॉन का बच्चे 36 हो गया, तो ये हो गया आपको 54 हो जाएगा। और रेडॉन का 86 और ऑर्गेनेशन का 118। तो ध्यान में रखिएगा ये अक्रिय गैस है। अब यहां पर बात ये आ रही है कि अक्रिय गैस की खोज किसने की थी, तो अक्रिय गैस की खोज याद रखना है, अक्रिय गैस सबसे पहले बताया था किसने, तो रैम्जे, रेले और लोकेयर। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो ये तीन वैज्ञानिक सबसे प्रमुख थे। कौन कौन थे, तो रैम्जे थे, रेले थे और लोकेयर थे। ध्यान में रखिएगा, रैम्जे, रेले और लोकेयर ने, इन्होंने अक्रिय गैस की खोज की थी, रेले और लोकेयर ने किया था। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, तो क्या होगा आंसर, 18वां वर्ग होगा। अब यहाँ देखिए 15वें वर्ग में कौन कौन तत्व आएगा, तो नाइट्रोजन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, ठीक है, फिर आपको आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, तो ये सब आएगा बच्चे। 18वां वर्ग तो बता ही चुका हूं मैं। और ठीक है, ये जो वर्ग होता है इसको नाइट्रोजन वर्ग भी बोलते हैं, या आप एक और वर्ड बोलते हैं हम बार बार, निक्टोजेंस है, निकोजेंस या निक्टोजेंस वर्ग में ये पाए जाते हैं सभी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अब ये देखिए 16वां वर्ग, 16वें वर्ग के तत्व को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे ठीक है 16वें वर्ग के तत्व को हम चेल्कोजेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, चेल्कोजेंस कहते हैं। ध्यान में रखिए बेटा, चेल्कोजेंस कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना है। और ये क्या होता है, तो ऑक्सीकारक, ठीक है, ये जो है आपको, ठीक है, चेल्कोजेंस जो है ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है, जिसके कारण इसको चेल्कोजेंस कहा जाता है। 17वें वर्ग में कौन होगा, तो आपको मैंने कई बार बताया हेलोजेन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन होता है। और हेलो का मतलब क्या होता है, लवण, और जेंस का मतलब होता है उत्पादक, तो लवण उत्पादक पदार्थ होते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है बच्चे, आसान क्वेश्चन है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है, ये पहले देख लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आधारित है किसके, तो मोसले के सिद्धांत पर आधारित है, मोसले के परमाणु संख्या पर आधारित है। ये मोसले के परमाणु संख्या पर ये आधारित होता है, ध्यान में रखिएगा, परमाणु संख्या पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 18 वर्ग जैसा कि मैंने बताया, और 7 आवर्त है बच्चे, 7 आवर्त हैं। और ठीक है यहां देख लीजिएगा 18 वर्ग और क्या होगा, 7 आवर्त होगा। और इस आवर्त की बात अगर करते हैं तो पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, तो केवल 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो बच्चे 8 हैं। तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 8 हैं। चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 18 हैं। पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 18 है। छठे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 32 है, याद रखिए बच्चे। और 7वां आवर्त जो है वो अधूरा है, 7वां आवर्त क्या हुआ, अधूरा है। और अगर हम थोड़ी सी और बातें करें तो पहला जो आवर्त है इसको बोलते हैं क्या, लघुत्तम आवर्त, शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, लघुत्तम आवर्त इसको कहते हैं। द्वितीय आवर्त जो है बेटा इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे लघु, प्रथम लघु आवर्त, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आपको लघु, लघु मतलब क्या हुआ, शॉर्ट, ठीक है, पीरियड हो गया, ठीक है, आवर्त हो गया बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रथम लघु आवर्त, ठीक है। आपको तीसरे आवर्त को बोलेंगे द्वितीय लघु आवर्त, द्वितीय लघु आवर्त कहते हैं, द्वितीय लघु आवर्त कहते हैं। और ठीक है बच्चे चौथे आवर्त को हम क्या बोलेंगे, प्रथम दीर्घ आवर्त, प्रथम दीर्घ आवर्त कहेंगे, प्रथम दीर्घ आवर्त कहते हैं। किस वर्ग को, तो आपको याद रखना है कि चौथे वर्ग को प्रथम दीर्घ आवर्त कहते हैं।
और ठीक है, पांचवा जो वर्ग होता है, पांचवा जो आवर्त होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो द्वितीय दीर्घ आवर्त, द्वितीय दीर्घ आवर्त कहते हैं, द्वितीय दीर्घ आवर्त कहेंगे, द्वितीय दीर्घ आवर्त कहेंगे। और ठीक है, इसको छठे आवर्त को हम क्या बोलते हैं? तो दीर्घतम आवर्त बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है, दीर्घतम आवर्त कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, दीर्घतम आवर्त। और ठीक है, आपका जो सातवां आवर्त है उसको अधूरा या इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। तो बच्चे एकदम याद रखिएगा, छठे आवर्त में कितना तत्व मैंने बताया? 32। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो आपको छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, चौथे आवर्त में और तीसरे आवर्त दोनों में। ठीक है, तीसरे आवर्त में और दूसरे आवर्त दोनों में क्या होगा? तो 8-8 तत्व होंगे, चौथा और पांचवा में 18-18 तत्व होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और नया स्वतंत्र जीव का निर्माण करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। यहां सबसे पहले देखिए कि मुकुलन, विखंडन, पुनर्जनन और बहुविखंडन, ये चारों जो है अलैंगिक जनन है, अलैंगिक, बिना ठीक है लैंगिक के यह जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और बच्चे प्रायः अलैंगिक जनन जो होता है या प्रोटोजोआ में होगा या बैक्टीरिया में होगा, मोनेरा में होगा, प्रोटोजोआ में होगा, या आपको क्या होगा? मोनेरा में होता है। ध्यान में रखना बच्चे, मोनेरा में होता है। कुछ पादपों में भी इस तरह के जनन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या होगा? बहुविखंडन। बच्चे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। प्लाज्मोडियम में क्या होगा? प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, यानी आपको याद रखना है कि ये एक है, एक से अनेक अनेक टूट करके ये ठीक है अनेक भाग टूट के बाहर निकल जाता है। जबकि पुनर्जनन, ध्यान दीजिएगा, प्लेनेरिया जो है सबसे ज्यादा इसमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। जबकि मुकुलन, ध्यान में रखिए बच्चे, ये क्या होता है? बडिंग बोल रहे हैं, बडिंग होता है। मुकुलन मतलब बडिंग, यानी आपके शरीर पर से क्या होगा? एक बड जैसा निकलेगा और ये अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो जरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने ठीक है जीवों के शरीर के ऊपर क्या होता है? डेवलप हो जाता है, फिर जाकर के स्वतंत्र होता है बच्चे। तो ये किस में होगा? तो मैंने किस में बताया कि ये देखिए बडिंग में क्या होगा? एक छोटा सा बड जैसा निकलेगा और ये पूर्ण रूप से अलग होकर के नया हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। तो आपको आंसर क्या होगा? तो मुकुलन होगा। आंसर क्या होगा? तो मुकुलन होगा। ध्यान में रखिएगा, तो ये याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। मुकुलन जो है ठीक है यह हाइड्रा में होता है, और हाइड्रा जो है ये निडेरिया संघ का जंतु है। याद रखना बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रा किस संघ का जंतु है? तो हाइड्रा जो है निडेरिया संघ में पाया जाता है, निडेरिया संघ में पाया जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, निडेरिया संघ में पाया जाने वाला ठीक है जंतु होता है, और यह प्रायः सभी क्षेत्र विशेष में पाया जाने वाला ठीक है जीव है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो बच्चे प्रकाश वर्ष ठीक है, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय दूरी होता है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष क्या होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक वर्ष में ठीक है प्रकाश द्वारा तय ठीक है दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश द्वारा तय दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहेंगे। ध्यान में रखिएगा बच्चे, तय दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहेंगे। और एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर क्या होगा? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा, या इसको हम 10⁻16 मीटर भी कह सकते हैं। ये याद रखिएगा बच्चे। अब देखिए दूरी का मात्रक हो गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होगा, या इसी को बोलते हैं वॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉट बोलेंगे, या आपको किलोवाट होगा, या आपका मेगावाट होगा। तो ये सब क्या हो गया? आपको किसका मात्रक हो गया? शक्ति का मात्रक हो गया। ऊर्जा का मात्रक देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? तो जूल होगा या अर्स होगा। ये सब ऊर्जा का मात्रक हो गया। वेग क्या होता है? तो वेग का ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये दूरी का मात्रक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर देने पर तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए प्रतिरोध को दोगुना, यहां देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। यहां हमने क्या कह रहा है? यहां हमको क्या कह रहा है कि तार को दोगुना, ये दोगुना ठीक है आपको क्या कह रहा है? तो दोगुना कर रहा है आपको, उसकी मोटाई को दोगुना किया जा रहा है। किसको? थिकनेस को दोगुना किया जाता है, ना कि लंबाई को। ऐसा कहीं क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि लंबाई को दोगुना कर रहा है, तब आप नया प्रतिरोध निकालिए। बच्चे आपको पता है एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या होगा?
तो बच्चे ये नियत होता है, यानी वॉल्यूम आपका नियत होगा। तो जरा देखिए A1 L1 बराबर क्या हुआ, A2 L2 हो गया, A2 L2। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या कह रहा है, अब दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो एरिया को ठीक है 2 गुना कर दिया गया, यानी A1 तो A1 जगह पर है, L1 है, और A2 जो है ये 2A2 हो गया, 2 गुना ये मोटा किया है, थिकनेस किया है। इंग्लिश अगर देखिएगा तो L2 निकालना, यहां से L2 निकाल लीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, L2 बराबर क्या होगा, तो A1 इंटू ठीक है A1 इंटू L1, ठीक है A1 इंटू L1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2A2 हो गया, 2A2, ये किसका वैल्यू निकल गया, तो 2A1 हो जाएगा, यानी ये 2 गुना हो गया 2A1। तो ये देखिए इसको काट दीजिए, क्या बचा, L1 बटा 2 हो गया, ये L2 का मान होगा, किसका मान हुआ, L2 का मान। अब देखिए ठीक है, प्रतिरोध का रिलेशन निकालना है बेटा, R बराबर क्या होता है, तो R बराबर रो L R1, ठीक है, रो तो नियत होगा L1 और बटा क्या होगा A1 होगा, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, R2 बराबर आपको बेटा पता है, क्या पता है कि रो L2 बटा क्या होगा, A2 हो गया, नया प्रतिरोध चेंज होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो R1 बटा R2 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, R1 बराबर बटा R2। ये अब क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे यहाँ रो ठीक है इंटू L1 पहला वाला, तो रो इंटू L1 बटा क्या A1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो रो ठीक है रो पलट जाएगा, A2 ऊपर चला जाएगा, बटा क्या हो गया, तो बच्चे रो और ये L2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, तो रो तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो L1 का मान L1 ही रहने दीजिए बटा A1, ठीक है बेटा, L1 को रहने दीजिए। अब देखिए क्या होगा, A2, तो A2 क्या हो रहा है, 2A1 हो जा रहा है, 2A1 हो जा रहा है, A2 क्या हो रहा है, 2A1 हो जा रहा है। और ठीक है आपको L1 क्या हो रहा है, तो L1 जो है ये L2 जो है, L2 का मान मैंने निकाला है, L1 बटा 2 निकाला है, उसको ऊपर ले जाइए, ये देखिए ये कट गया, ये L भी कट गया, ऊपर लेके गए, तो क्या बचा, तो ये बचा 4, क्या हुआ 4 हो गया, यानी R1 बटा R2 का मान क्या निकला, R1 बटा R2 का मान निकल गया बेटा कितना, 4 निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2 निकालना है तो दी सिंपल है, R2 बराबर क्या होगा, तो R1 बटा 4 निकल गया, R1 बटा 4 निकल गया। तो क्या करेंगे, तो अब हम काट देंगे इसको, R1 का मान देखिए कितना है, 5 ओम है, 5 बटे 4 यानी 1.25 ओम निकलेगा आंसर, 1.25 ओम निकलेगा आंसर। कुछ भी नहीं है, केवल क्वेश्चन में कह रहा तार को दो गुना यहां मोटा किया जा रहा है, थिकनेस किया जा रहा है, थिक किया जा रहा है बच्चे, मोटा किया जा रहा है, तो उसके आधार पर यह आंसर निकल गया 1.25 ओम निकल गया। तो अब हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो यहां देखिए R2 बराबर क्या होगा, R1 अगर मोटा करे थिक करे तो n का स्क्वायर कर दीजिए। तो देख लीजिए बच्चे, सबसे पहले 5 ओम, ये आपको शॉर्ट ट्रिक है, मैंने पूरा फॉर्मूले के आधार पर भी बताया और शॉर्ट ट्रिक पर भी बता रहे हैं। यहाँ देखिए 5 और 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ देखिए 2 गुना, ये थिकनेस कर रहा है, अगर ये थिकनेस करे, अगर यही लंबाई को बढ़ाता तो n स्क्वायर R होता, ठीक है, यहाँ लंबाई को नहीं बढ़ा रहा है, सीधा आपको ठीक कर रहा है, मोटा कर रहा है, तो ये 5 बटा 4 हो गया, यानी 1.25 ओम हो गया बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, 1.25 ओम हो जाएगा, एकदम ट्रिक मैंने आपको बताया है। तो ट्रिक कैसे बताया, देखिए अगर बोलेगा कि ठीक है, अगर बताएगा कि लंबाई को खींच कर 2 गुना, ध्यान दीजिए बच्चे, लंबाई को खींच कर 2 गुना, ध्यान दीजिए बच्चे, लंबाई को क्या करके खींच कर 2 गुना, खींच कर 2 गुना, अगर ऐसा बोलता है तो क्या करेंगे, लंबाई को खींच कर 2 गुना बोलेगा तो R बटे तो R इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, और बोलेगा कि 2 गुना, सीधा बोलेगा 2 गुना, तो क्या करेंगे, 2 गुना बोलेगा, सीधा 2 गुना बोलेगा, तब क्या करेंगे, तो 2 गुना बोलेगा तो R बटे एन स्क्वायर। याद रखना बच्चे, ये लंबाई को खींच कर 2 गुना, और ठीक है आपको लंबाई को खींच कर 2 गुना या 2 गुना बोलेगा तो R बटे एन स्क्वायर कर लेंगे, तब प्रतिरोध, नया प्रतिरोध आपको निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लंबाई को खींच कर 2 गुना तो R इंटू एन स्क्वायर, 2 गुना सीधा तो R बटे एन स्क्वायर, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रकार द्वारा उत्पन्न होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बच्चे, प्लेनेरिया जो है पुनर्जनन की क्षमता रखता है, और ठीक है स्टारफिश जो है ये भी, इसके भी कोई भाग अगर टूट जाते हैं तो ये भी पुनर्जनन की क्षमता रखेगा, एकदम याद रखिएगा इसको। और तो क्या होगा आंसर, तो पुनर्जनन की क्षमता द्वारा ये उत्पन्न होते हैं बच्चे। हाइड्रा जो है, हाइड्रा में जनरली ठीक है आपको जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, स्टारफिश और प्लेनेरिया इसमें डाल करके गड़बड़ कर दिया। अब हाइड्रा किस वर्ग का सदस्य है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है, निडेरिया
संघ का जंतु है, एकदम याद रखिएगा, संघ का जंतु है। किस संघ का जंतु है? तो निडेरिया संघ का जंतु है। और ठीक है फिर देखिए बच्चे, यहीं पर आपको दिया हुआ स्टारफिश, स्टारफिश जो है इकोनोडर्माटा, इकोनोडर्माटा संघ का जंतु है, इकोनोडर्माटा संघ का जंतु है। और ठीक है प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थिस है, प्लेनेरिया 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 किस वर्ग में आता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस में आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस में हेलेमेंथिस, हेलेमेंथिस में आता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, हेलमेंथिस वर्ग में आता है, तो याद रखना है हेलमेंथिस में, ठीक है हेलमेंथिस में आता है। कौन? तो प्लेनेरिया आता है। चलिए अच्छी बात है। और एक और देख लेते हैं स्टारफिश, स्टारफिश ठीक है, अभी तुरंत मैंने बताया था कि देखिए स्टारफिश जो है वो इकोडर्माटा संघ का जंतु है, इकोडर्माटा, इकाइनो 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 डर्मेटा संघ में आता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, डर्मेटा संघ का जंतु है, इकोनोडर्माटा संघ का जंतु है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाइड्रा, निडेरिया, प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, स्टारफिश इकाइनोडर्माटा संघ में पाया जाता है बच्चे, तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो यहां देखिए, ठीक है, आपको हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो है ठीक है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसके द्वारा हम क्या निकालते हैं हाइड्रोमीटर के द्वारा? तो बच्चे विशिष्ट, विशिष्ट गुरुत्व या ठीक है आपको आपेक्षिक घनत्व निकाला जाता है, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व निकालिए या आपेक्षिक घनत्व निकालिए, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं, आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि इसमें जैसे ही रिलेटिव डेंसिटी की बात आएगी तो रिलेटिव डेंसिटी में किसी पदार्थ की शुद्धता को मापते हैं, और ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब देखिए लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। किसकी शुद्धता? तो दूध की शुद्धता मापते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, दूध की शुद्धता को मापा जाता है किसके द्वारा? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का क्या है? तो ये भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, ये भी आपको एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोमीटर ही है बच्चे। लैक्टोमीटर एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोमीटर है। पनडुब्बी, पनडुब्बी के द्वारा हम क्या आपको पता है? पनडुब्बी जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बेस्ड है बच्चे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आधारित होता है, याद रखना है, सिद्धांत पर आधारित है। कौन? तो बच्चे ठीक है पनडुब्बी आधारित है, तो ये याद रखिए। जबकि ऑडोमीटर जो है ठीक है, ऑडोमीटर जो है इसके द्वारा हम क्या मापते हैं? तो वाहन द्वारा चली गई दूरी मापी जाती है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, द्वारा तय दूरी को मापते हैं, तय दूरी को मापते हैं। तो ये आधारित नहीं है बच्चे, दूरी को मापते हैं किसके द्वारा? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है किसके द्वारा बच्चे? तो याद रखना ऑडोमीटर के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? तो आपका ऑडोमीटर होगा। यानी ऑडोमीटर एक प्रकार का क्या है? तो ऑडोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा ठीक है आपको वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापी जाती है। तो याद रखना बच्चे, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्म में, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है? देखिए पिछले सेट में भी मैंने इस क्वेश्चन पर बात की थी, ये आपको सही है। यहां देखिए संवेग का मात्रक होता है क्या? संवेग का मात्रक होता है केजी। संवेग आपको पता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, पी है, और ये एम भी हो गया, और एम भी हो गया। तो एम भी क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। और संवेग का मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन इंटू सेकेंड भी कहते हैं इसको, ठीक है। बल, बल क्या होता है? तो बल जो होता है बच्चे, बल जो है यह एफ बराबर होता है एम इंटू ए, एम इंटू ए, और ये मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया? इसको इसी को न्यूटन कहा जाता है। और यहां देखिए दाब, दाब का मात्रक क्या होगा? तो दाब होता है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ये क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और यहां देखिए दूरी का मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक आपको पता है बेटा क्या है? दूरी, ये विस्थापन या दूरी का मात्रक सबका बराबर होता है, और ये मीटर के बराबर होगा, ठीक है, मीटर होगा। और कार्य और ऊर्जा दोनों क्या होगा? दोनों का मात्रक समान होगा। कार्य क्या होता है? तो एफ डॉट एस होता है बच्चे, और यहाँ पर क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर हो गया, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और याद रखिएगा कि ठीक है कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने
की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? आपका सी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि कार्य और ऊर्जा के समान मात्रक और बीमा होंगे बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा आ गया 12 केजी द्रव्यमान की एक, ठीक है, वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। अच्छी बात है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल हो तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छी बात है बच्चे। आपको कह रहा है कि एक वस्तु को आप ले गए हैं, एच ऊंचाई पर मान लेते हैं, एच ऊंचाई पर ले जाइए, और इसमें कुछ ना कुछ क्या है? आपको पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। क्या होता है? mgh होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? तो mgh होता है। अब क्या करना है? तो आपको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो निकल गया। अब क्या देखना है? तो देखना है आपको ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऊंचाई h बराबर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg, m इंटू जी हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 480 जूल, और m का मान कितना है? तो 12 केजी, और g का मान कितना होगा? 10 हो गया। काट दीजिए, बढ़ चुके 48, यानी 4 मीटर होगा। बच्चे, किसी वस्तु के रूप आकार स्वरूप के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी आपको तने हुए धनुष में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। आपको तने हुए, मान लीजिए मेरे हाथ ये इस प्रकार का तना हुआ है, तो इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। आपको खिंचे क्या बोलते हैं, गुलेती में क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे उठाए गए हथौड़े में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। उड़ते हुए हवाई जहाज में क्या होगा? तो दोनों प्रकार की एनर्जी पाई जाएगी। पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों प्रकार की एनर्जी पाई जाती है। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए, ध्वनि जैसे ही आए तो ध्वनि क्या है बच्चे? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। मैंने कई बार आपको बताया है अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, कई बार चर्चा की है। और ये माध्यम से जब गुजरेगा तो ये क्या होगा? तो ये देखिए, ये कंप्रेस्ड हो गया और रेरिफाइड हो गया, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में गमन करेगा। ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करेगा? तो ध्वनि की चाल निर्भर करता है आपको माध्यम के प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करता है। और ध्वनि की चाल, ध्यान दीजिए बच्चे, ध्वनि की चाल आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करेगा? तो ध्वनि की चाल 2-3 कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करेगा? अब देखिए यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में, तो ये सही है। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 300, ठीक है, 16 मीटर पर सेकेंड। आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको बार बार कहा है कि ध्वनि जो है उसकी चाल सबसे अधिक किसमें? तो बेरिलियम में होता है, बेरिलियम में होता है बच्चे। उसके बाद किस में होगा? उसके बाद हीरा में होगा। उसके बाद किस में होगा? तो एल्युमिनियम में होगा। उसके बाद किस में होगा? तो निकेल में होगा। देन आफ्टर आपको आएगा स्टील, उसके बाद आएगा लोहा बच्चे, तो क्या आयरन आएगा, फेरस आएगा। तो ये ध्वनि की चाल है, ठीक है। तो आसूत जल में भी ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड, और आपको ठीक है, ऑक्सीजन में भी ध्वनि की चाल ये हो गई। जबकि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1284 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये सब बातें याद रखिएगा, आपको बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। लगभग 900, ठीक है, 60-62 के आसपास किसमें ध्वनि की चाल होती है? तो आपको हीलियम में होता है। हीलियम में 962 मीटर पर सेकेंड के आसपास ध्वनि की चाल होगी। तो बच्चे ये दोनों सही है। दोनों क्या होगा? सही हो गया। कि ध्वनि की चाल वायु में अगर बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर तो 332 मीटर पर सेकेंड, और ध्वनि की चाल आपको किसमें? तो वायु में 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो 346 मीटर पर सेकेंड होगा। पूछेगा क्वेश्चन बच्चे इस तरह का। नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, ठीक है, या इससे संबंधित। बच्चे आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान क्वेश्चन है? तो ठीक है, आपको पता है ये सल्फर है। क्या है? सल्फर है। सल्फर है 286। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जितना कक्षा संख्या वही आवर्त होगा। कक्षा संख्या, ठीक है, कक्षा संख्या बराबर क्या होगा? तो आवर्त संख्या। कक्षा संख्या बराबर क्या होगा? आवर्त संख्या होगा। कक्षा संख्या कितना है? तो 3 है, तो आवर्त कितना होगा? तो आवर्त 3 हो गया। एकदम याद रखिएगा। अब देखिए, आप पूछ रहा है कि वर्ग कौन सा होगा? तो वर्ग कौन सा होगा? तो बच्चे, वर्ग निकालने का आपको एक तरीका हम बताएं। क्या बताएं? कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लीजिए। 1s2, 2s2, 2p6 और क्या होगा? 3s2 और 3p, यहाँ देखिए 3p4 हो गया बच्चे।
अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान में रखिएगा, कौन ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो, ये देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या करेंगे, तो ठीक है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा अंतिम कक्षा हो गया 4 2 6, ठीक है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखिए बच्चे, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, और साथ में जोड़ देंगे कितना 10, तो क्या जोड़ दीजिए 10 6 16, 16वां वर्ग होगा, 16वां वर्ग या 16वां समूह होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, समूह 16 और आवर्त 3, 16 समूह 16 तो आवर्त 3 हो जाएगा, तो 11 का कौन सा होगा, डी नंबर। अब एक चीज और बच्चे, ठीक है, एस ब्लॉक का वर्ग क्या होता है, तो एस ब्लॉक तत्व का वर्ग, एकदम ध्यान में रखिएगा, एस ब्लॉक तत्वों का वर्ग क्या होगा, तत्वों का वर्ग क्या होगा, तो क्या बोलते हैं, आपको इसको याद रखना है कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन है वही एस ब्लॉक तत्व का होगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे जैसे, ठीक है, आपको एक हम उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, एस ब्लॉक का वर्ग क्या होगा, तो एस ब्लॉक तत्व का वर्ग होगा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है बच्चे, सोडियम का देख लीजिए 11 है, तो अंतिम कक्षा में 2 8 1, तो किस वर्ग का तत्व होगा, तो पहला वर्ग का तत्व होगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम देखिए क्या होगा, तो 2 8 8 और क्या हुआ 2, तो किस वर्ग का तत्व हो गया, दूसरे वर्ग का तत्व हो गया। लेकिन डी ब्लॉक में थोड़ा सा लोचा है, डी ब्लॉक में क्या होगा, तो डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम 2 उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का योगफल निकालते हैं, अंतिम 2 उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का योगफल निकालते हैं बच्चे, उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का योगफल निकाला जाता है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का योगफल निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको क्या बोलेंगे, अंतिम 2 उपकक्षा में, चाहे जो भी उपकक्षा हो, अंतिम 2 उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसका कुल योगफल ही वर्ग संख्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, ये देखिए लोहा है, लोहा का क्या हो गया 26 हो गया, तब देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 क्या होगा बेटा 3s2 3p6, अब देखिए क्या होगा, ठीक है 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और यहाँ देखिए 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, तो 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, तो अंतिम 2 उपकक्षा में, तो यहाँ देखिए अंतिम 2 उपकक्षा में, यानी 4 और 2 6, 2 और 6 क्या हो गया 8 हो गया, यानी फेरस किस वर्ग का तत्व हो गया, तो 8वें वर्ग का तत्व हो गया, 8वें वर्ग का तत्व हो गया। तो जब भी एस ब्लॉक का बात करेंगे तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जब भी डी ब्लॉक की बात करेंगे तो अंतिम 2 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का योगफल निकाल लेंगे, वही उसका वर्ग हो जाएगा। तो एकदम आसान है निकालना, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो तुरंत आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं। तो बच्चे हमारे शरीर का जो हड्डी है, ठीक है, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उसमें क्या पाया जाएगा बच्चे, तो संयोजी उत्तक पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि हमारे शरीर की हड्डियां, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां, तो हमारे शरीर में 206 हड्डी, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, शरीर में 206 हड्डियां होगी, 206 हड्डियां होती हैं। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये शरीर में 206 हड्डी में, ठीक है, मैक्सिमम आपको उंगली में होता है और आपको पैर और हाथ में होगा बच्चे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हड्डियां किसकी बनी होती हैं, तो हड्डियां बनी होती हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, हड्डियां बनी होती हैं किसका, तो ये बना होता है आपको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट के ये बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के ये बने होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, तो एकदम ध्यान में रखना है इसको कि किसके बने होंगे, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कि संयोजी उत्तक, आपको पता है कि बोन आपस में अटैच होगा, किससे, लिगामेंट से अटैच होगा, और लिगामेंट से, और इसको क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। और बोन और मसल अटैच होता है किससे बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा, टेंडन से अटैच होता है, जिसको कंडरा कहते हैं। तो ऐसे भी मैं काट देता है। अधिचर्मिक, ये त्वचा में पाया जाता है। अस्थायी उत्तक, ये पादप में अस्थायी उत्तक होता है। पेरेन्काइमा, ये भी पादप में सरल उत्तक है बच्चे, सरल अस्थायी उत्तक होता है पौधे में सरल अस्थायी उत्तक पेरेन्काइमा होता है। तो संयोजी उत्तक तो होता ही होता है, क्योंकि बोन जो है एक दूसरे को संयोजित करके आपको कंकाल तंत्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा हड्डियों को जोड़ता है। अभी तुरंत तो मैंने बताया था कि डैश हड्डियों को जोड़ता है, तो स्नायु, याद रखिए बच्चे, हड्डी को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो स्नायु करेगा, और स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है, स्नायुबंध
हड्डियों को जोड़ता है, याद रखना स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है। और ये देखिए उपास्थि, ये का क्या होता है, लचीला होता है। क्या होता है, लचीला होता है। आपका कान बना होगा किससे, तो आपको कान बना होगा किससे, तो कान बनता है, ध्यान में रखिएगा, कार्टिलेज से। ये मुलायम अस्थियां होती है, क्या होगा, मुलायम अस्थियां होती है। याद रखना आपको कि आपकी हड्डियों में क्या होता है, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो जोड़ों पर ऑस्टियोब्लास्ट जैसा कठोर मैट्रिक्स का निर्माण कर देता है। और ठीक है, इसी के कारण आपका जोड़ जो है ना गति करता है, ध्यान में रखना बच्चे। और आपकी हड्डियां जो है वह ठीक अंदर से खोखली होती हैं लेकिन काफी ज्यादा मजबूत होती हैं जी। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया गया चित्र एक विद्युतीय घटक का प्रतिनिधित्व करता है जो है, बच्चे अमीटर तो है नहीं, ठीक है, धारा नियंत्रक है नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब है नहीं, तो ये प्रतिरोधक है। याद रखिएगा वेरिएबल रेसिस्टेंस कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस कहा जाता है, वेरिएबल धारा नियंत्रक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, तो बच्चे ये एक तो वेरिएबल रेसिस्टेंस है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो देखिए प्रतिरोध जो है जनरली ध्यान दीजिए बच्चे, प्रतिरोध जो है आपका जनरली ये किस तरह का संरचना होगा, तो ये आपको प्रतिरोध मैं बार बार आपको बनाता हूं इस तरह का संरचना। ये देखिए इंडक्टर का साइन हो गया, इंडक्टर का ये है। और प्रतिरोध का क्या होता है बच्चे, तो आपको मैंने इस तरह से जोड़ के बनाया होगा, ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। लेकिन धारा नियंत्रक है, ये देखिए इसी तरह का संरचना है, ये देखिए है ना, ये इसको तो जनरली वेरिएबल रेसिस्टर होता है। ये क्या है, वेरिएबल रेसिस्टर। और वेरिएबल रेसिस्टर है बच्चे, यानी आपको ये चेंज हो रहा है, प्रतिरोध क्या हुआ, चेंज हो रहा है, वेरिएबल रेसिस्टर है। लेकिन इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो बच्चे धारा नियंत्रक में करते हैं, धारा नियंत्रक में करते हैं, यानी करंट को ठीक है रोकने में। और इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल किस तरह से होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस तरह से होता है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। और अगर ये करते तो ओम को भी हम इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ऐसे इस तरह का इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। ये देखिए सिंबल की बात कर रहे हैं हम। अमीटर की बात करेंगे तो अमीटर क्या होगा, तो ये देखिए इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ए लिखा हुआ रहता है, तो इसको अमीटर कहते हैं। अब एक तरफ से बात कीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। अमीटर जो है वह ठीक है आपको विद्युत धारा के परिमाण को मापने में यूज करते हैं। और धारा नियंत्रक यानी वेरिएबल रेसिस्टर जो है ये क्या करेगा, तो ये जो है ठीक है आपको परिपथ में प्रवाहित धारा का नियंत्रण करेगा। और प्रतिरोधक जो है यह विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे, नीचे दिए गए समय में जमीन के ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई का मापन सूत्र द्वारा कीजिए। बच्चे आपको पता है कि ठीक है जमीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई 0 है, तो क्या होगा, महत्तम ऊंचाई तक जब भी रॉकेट गमन करेगा तो आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, उसको आपको याद रखना है कि ठीक है जब भी रॉकेट नीचे से ऊपर उड़ेगा तो एक महत्तम ऊंचाई पर क्या होगा, जब भी पृथ्वी से टकराएगा तो एच का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। एच का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, एच का मान 0 बराबर क्या, 119 टी माइनस 7t²। तो बच्चे टी निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 7t² बराबर क्या हुआ, 119t हो गया। और टी को काट दीजिए, दिस इंप्लाई टी बराबर क्या होगा, तो टी बराबर क्या होगा, तो 119 बटा कितना, तो 7 हो गया, 7 का 7 7 49, यानी आपको 17 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा, 17 सेकेंड लगेगा। याद रखिए बच्चे, क्यों मैंने यहाँ पर आपको h बराबर 0 ले लिया, देखिए किसी दिए गए समय में जमीन से ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र, ठीक है, जहां t रॉकेट के प्रक्षेपित होने के बाद उनके ऊपर जाने में लगा समय है, और h बराबर t समय में, ये देखिए t समय में रॉकेट की ऊंचाई मीटर में है, ठीक है, और जमीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई क्या होगी, 0 थी, क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो प्रक्षेपण में कितने समय ठीक है रॉकेट जमीन से टकराएगा, प्रक्षेपण के कितने बाद रॉकेट जमीन से टकराएगा, तो ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि आपको ऊंचाई 0 है, ठीक है, इसीलिए मैंने ऊंचाई का मान क्या ले लिया, 0 ले लिया। 119t माइनस 7t², तो t का मान यहां से मैंने निकाल लिया, 17 सेकेंड निकलेगा। कितना सेकेंड निकलेगा, 17 सेकेंड निकलेगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये देखिए प्रकाश, मैंने कहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से ये विचलित हो जाएगी, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगी, या तो ठीक अभिलंब से दूर भागेगी या अभिलंब की ओर मुड़ेगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश की किरणों में ठीक है अपने मार्ग से विचलन को अपवर्तन कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, अपवर्तन कहा जाता है। अब जब भी अपवर्तन होगा, ध्यान में रखिएगा, अपवर्तन जब भी होगा तो क्या होगा,
तो अपवर्तन जब भी होगा तो प्रकाश की किरण या तो सघन से विरल में जाएगी, तो जब भी सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, तो बच्चे सघन से विरल में जाएगी तो वेग का मान बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर भागेगा। प्रकाश की किरण किधर से, अभिलंब से दूर भागेगा, ध्यान में रखिएगा, अभिलंब से दूर जाता है, अभिलंब से दूर जाता है, एकदम याद रखना है आपको, अभिलंब से दूर जाता है। अब देखिए, ठीक है, अपवर्तन सघन से विरल हो गया, विरल से अगर सघन में जाएगा, विरल से अगर कहाँ जाए, सघन में जाएगा, तब क्या होगा, तो आपको विरल से सघन में जाएगा तो वेलोसिटी का मान घट जाएगा और ठीक है, प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, एकदम याद रखिएगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, अभिलंब की ओर मुड़ती है, कहाँ मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो इसकी गति सघन, विरल से सघन में जा रही है, इसकी गति कम हो जाती है, विरल से सघन में जा रही है, इसकी गति कम हो जाती है, आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। विरल से सघन में जाने पर ठीक है क्या होगा, प्रकाश के वेग में कमी आती है और ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ध्यान में रखिए, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न में कौन सी क्रिया ठीक है अत्याधिक उष्माक्षेपी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, धोवन सोडा का जल में घुलना, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, ब्लीचिंग पाउडर। बच्चे आपको मैंने बार बार बताया है कि देखिए ठीक है, जैसे ही ठीक है जल में अम्ल डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जल में अम्ल डालेंगे तो ये प्रक्रिया सही है, बूंद बूंद करके डालते हैं, तो जल में अम्ल या अम्ल में जल डालते हैं। देखिए अम्ल में जल कभी नहीं डाला जाता है, अम्ल में ठीक है, अम्ल में जल नहीं डालेंगे, किसमें डालेंगे, जल में अम्ल डालते हैं बच्चे, ये प्रक्रिया सही है। तो इसमें ठीक अगर ऐसा कर लिए, अम्ल में जल डाल दिए तो क्या होगा, तीव्र उष्मा उत्पन्न होती है, ध्यान में रखिएगा, तीव्र उष्मा उत्पन्न होगा और ये आपके शरीर को जलाने के लिए पर्याप्त होता है, तीव्र उष्मा उत्पन्न होगा और ये आपके शरीर को जला देगा बच्चे। लेकिन जल में जब अम्ल डालते हैं बूंद बूंद करके, याद रखिएगा, हठात नहीं डालेंगे, बूंद बूंद करके डालेंगे, तो जल में अम्ल या अम्ल में जल दोनों क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यहाँ जरा हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया है, यहाँ देखिए ब्लीचिंग पाउडर पर बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो ये जल में घुलता है बच्चे और जल के शुद्धिकरण में ये सबसे ज्यादा यूज होगा। कॉपर सल्फेट, आपको पता है कॉपर सल्फेट को CuSO4 को हम क्या कहते हैं, तो ये कवकनाशी कहा जाता है। धोवन सोडा ये क्या होता है, तो धोवन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, ठीक है, 10H2 होता है और यही आप क्या होगा, सबसे अधिक ठीक है उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। सल्फ्यूरिक जल का अम्ल का जल में घुलना एक क्या है, तो आपको उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो बहुत अच्छी बात है, बार बार इस तरह का प्रश्न ठीक है करना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहाँ देखिए 1 किलो वाट आवर क्या होता है बच्चे, 1 किलो वाट आवर है, कोई बात नहीं है, किलो का मतलब 10⁻³ वाट आवर, तो वाट ही है, ठीक है बच्चे, और इंटू सेकेंड कर दीजिए, आवर को सेकेंड में बदल दीजिए, तो आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो आपको पता है आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 पहले मिनट हो जाएगा और गुना 60 सेकेंड हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया। वाट इंटू सेकेंड को हम जूल कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है, तो 10⁻³ गुना 3600 हो गया, ठीक है, और क्या होगा, वाट इंटू सेकेंड को हमने क्या कह दिया, जूल कह दिया। अब देखिए क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻³ गुना 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्या होगा, जूल हो जाएगा, तो क्या होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो 36 पर 5 जीरो, तो 3 2 5, 36 पर 5 जीरो, यानी बी नंबर आंसर होगा। बच्चे 1 किलो वाट आवर को हम क्या कहते हैं, तो 1 किलो वाट आवर को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम याद रखिएगा यूनिट विद्युत खपत भी बोलेंगे, यूनिट विद्युत खपत कहते हैं, यूनिट विद्युत खपत कहते हैं, और आपको याद होगा इसको वॉट भी कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जी की एसआई इकाई क्या होती है बच्चे, जी बराबर होता क्या है, तो जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण हो गया, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, या आपको पता है जी बराबर क्या होगा, Gm/r², तो जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू ठीक है पृथ्वी के तल पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी से ऊपर अगर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाइए तो जी का मान क्या होता है, तो बच्चे ये घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है, और ये आपको क्या हुआ, विषुवत रेखा, यहाँ जी का मान कम होता है, ठीक है, लेकिन ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, जी महत्तम होता है, जी महत्तम होता है, ध्यान में रखिएगा, ध्रुव पर जी का मान महत्तम होगा।
लेकिन विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है। तो ये बातें बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी त्वरण, मंदन, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सबका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बच्चे? अच्छा क्वेश्चन है, यहां देखिए केवल, ठीक है, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है। ये क्या है बच्चे? केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चे क्या कह रहा है, परिसंचरण तंत्र के विकल्प के बारे में कौन सा सही है? तो यहां देखिए एक वयस्क में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में रक्त जो है, ठीक है, रक्त जो है लगभग ठीक है 5 से 6 लीटर होता है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 5 से 6 लीटर होता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, ये भी सही है, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन की होती है, ये भी सही है, लेकिन केवल रक्त ही श्वेत प्रभावी संयोजी उत्तक है, ये गलत है बच्चे। क्यों गलत है? क्योंकि रक्त जो है वो मुख्य रूप से रक्त के मैंने बताए हैं 2 भाग होते हैं। पहला कौन होता है बच्चे? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। ये रक्त को क्या करता है? जलीय माध्यम प्रदान करेगा, जलीय माध्यम प्रदान करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, जलीय माध्यम प्रदान करता है। और ये लगभग आपको क्या होता है 55%, रक्त का कितना भाग होगा? 55% होता है। और दूसरा जो है ये आपको क्या होगा? रक्त कणिकाएं हो जाएंगी, रक्त कणिकाएं हो जाती हैं। और रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होगा। पहला आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा होता है प्लेटलेट्स होता है। और प्लेटलेट्स क्या होता है? तो ये जो है प्लेटलेट्स जो है बच्चे ध्यान में रखिएगा, ये रुधिर को जमाने के लिए आवश्यक होता है। ये आपके, ठीक है, आपके परिसंचरण तंत्र को मजबूत करता है बच्चे, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। और आरबीसी क्या करता है? तो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम और 31 ग्राम है। तो यह आसान क्वेश्चन है, कई बार मैंने बनाया है। तो द्रव्यमान प्रतिशत अगर बोलेगा या विलियन की सांद्रता बोलेगा तो क्या करेंगे? विलियन की सांद्रता, ध्यान दीजिए बच्चे, विलियन की सांद्रता पर अगर बात करेंगे तो क्या होगा? विलियन की सांद्रता बराबर विलय का मान, ध्यान दीजिए विलय का मान बटे विलियन का मान, विलय का मान बटे विलियन, ठीक है, विलियन की मात्रा, विलियन की का मान या विलियन की मात्रा। अब गुना क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 31, अब बटा क्या होगा? 320, अब प्लस 31 हो गया, गुना 100 कर दीजिए, निकाल लीजिए ना, 31 बटे 351 गुना 100 कर दीजिए। तो बच्चे ये परसेंटेज में निकल जाएगा। लगभग कितना होगा? तो ध्यान में रखिएगा, ये लगभग होगा 8.83%, 8.83% हो जाएगा। तो एकदम आसान है, विलय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा करके आप आराम से इसको निकाल ले सकते हैं। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत या विलय के सांद्रता निकालने के लिए काम करते हैं हम लोग। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध क्या होंगे? तो बच्चे जितना बंध, ठीक है, बड़ा होगा, जितना बंध बड़ा होगा उतना ही वह कमजोर होगा। बड़े परमाणु, ठीक, वाले तत्वों से बने बंध क्या होंगे? बहुत कमजोर होते हैं। क्यों कमजोर होते हैं? तो बड़ा बंध अगर होगा तो उतना ही, ठीक है, आपको आकर्षण बल इसका कमजोर होगा, जिसके कारण आपको यह कमजोर होता जाता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, बड़े परमाणु वाले तत्व जो होते हैं वो क्या होगा? वहां पर आपको बंधन क्या होगा? बड़ा कमजोर होगा, जिसके कारण नाभिकीय बल कमजोर हो जाता है। और नाभिकीय बल के कमजोर होने के कारण वह क्या होगा? मजबूत नहीं होता है। ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दांतों का टूटना तब शुरू होता है। देखिए आपको पता है बच्चे, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा, ध्यान में रखिएगा, अम्लीय वर्षा क्या होगा? तो अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है, जब आपको वर्षा जल का पीएच मान, ध्यान दीजिए बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम हो जाए? वर्षा जल का पीएच मान हो जाए 5.6 से कम। और लेकिन अगर मुंह का पीएच मान आपको 5.5 से कम हो जाए, मुंह का पीएच मान क्या होगा? 5.5 से कम। मुंह का पीएच मान कितना से कम? 5.5 से कम, 5.5 से कम, ठीक है। तो क्या होगा? 5.5 से कम तो क्या होगा? दांतों का क्षरण होने लगता है, दांतों का क्षरण होने लगता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, दांतों का क्षरण होने लगता है, यानी दांत टूट के गिरने लगेगा। यानी मुंह का पीएच मान किससे कम नहीं होनी चाहिए? 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? तो 5.5 से कम, 5.5 से कम, एकदम ध्यान में रखिएगा। आसान क्वेश्चन है बच्चे। पीएच क्या होता है? तो पीएच होता है
पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति को हम pH के द्वारा मापते हैं। देखिए निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं बच्चे? तो तांबा में क्यूपरम यानी Cu, क्लोरीन में Cl, ठीक है, आपको कैल्शियम में Ca, और कार्बन में क्या होगा? C होगा बच्चे। तो एक तत्व का एक अक्षर किस में होगा? तो कार्बन में होगा। और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, तांबा का परमाणु संख्या 29 होगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चे यहाँ देखिए एक ही ठीक है नाभिक है, और नाभिक के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चे, एक ही है बच्चे। तो एक क्या होगा? तो एक किस में होगा? तो हाइड्रोजन में होगा, हाइड्रोजन में होगा। ध्यान में रखिएगा, ये किसका प्रतीक है? तो हाइड्रोजन का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? तो हाइड्रोजन का प्रतीक है। क्योंकि सोना आपको पता है, सोना जो है Au है, और यह ठीक है आपको क्या है? फर्स्ट बी वर्ग का तत्व है, फर्स्ट बी वर्ग का तत्व है, और ये काफी अधिक आघातवर्ध और तन्य होता है। ठीक है, पारा जो है ये Hg है, ये आपको पता है हाइड्रागायरम है। ठीक है, ये आपको मरकरी है। मरकरी जो है उसका परमाणु संख्या 80 होता है, द्रव्यमान संख्या 200 होता है, और एकमात्र द्रव धातु कौन है? तो आपको पारा होता है। तो ये बातें याद रखिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको याद रखिए बच्चा, हाइड्रोजन की खोज की थी किसने? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1, 1s2 और 1s3। और याद रखिएगा इसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या बोलते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या कहेंगे? ट्राइटियम कहेंगे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।